प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 16 अक्टूबर 2025 है। आज दिन बृहस्पतिवार है। आज भगवान विष्णु के दिन है और ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु के इस धरती पर कल्याण के लिए 10 अवतार हुए। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कलिक अवतार। तो विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा, अभी लक्ष्मी पूजा आने वाली है 20 तारीख को। तो विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी है, जो धन और वैभव से पूरी धरती को, यश को देती है। इसकी पूजा गुप्त काल में शुरू हो गई और विष्णु के दसों अवतार की पूजा गुप्ता काल में 10 अवतार मंदिर हैं, जो बेतवा नदी किनारे स्थित हैं। और भगवान हिंदू धर्म की सनातन धर्म में दुर्गा हो, काली हो, माँ सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, गणेश हो, कार्तिक हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सभी की मूर्तियाँ गुप्त काल में बनी। तो आज के पहले 4 दिन पहले मैं वीडियो को दिया था और प्राचीन भारत के इतिहास को मैं समाप्त कर दिया हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास को पूर्ण रूप से बता चुका हूँ और बीच-बीच में मेरी कोशिश होती है कि जैसे मैं कुछ हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रस्तुत करूँ। क्योंकि मुझे आशा है कि बहुत सारे छात्र जो 71वीं बीपीएससी दिए हैं पीटी, मेरा वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ और जो मैं एएन कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैक्सिमम 99% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से पीटी में आए हैं 71वीं में। तो आप जानते हैं कि 71वीं आप जो है 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम दिए थे, इसी अक्टूबर के लास्ट तक इस पीटी का परिणाम आने वाला है और जो बच्चे 17वीं की मेंस को लिखे हैं अप्रैल में, उसका नवंबर के लास्ट में भी रिजल्ट आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आप 71वीं के मेंस में लगे होंगे और मेंस की प्रतीक्षा जो परिणाम है 17वीं का, उसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे और इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर आप अपने कर्म पर लगे रहें, अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क होकर, अथक प्रयास होकर सिर्फ लक्ष्य के प्रति अपनी अडिग रहें। कामयाबी भगवान सबको देते हैं। आप अपनी मेहनत पर, अपनी रणनीति पर और अपने खुद पर विश्वास करते हुए तैयारी को जारी रखें, सफलता निश्चित मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आज मैं मध्यकालीन इतिहास को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। मध्यकालीन इतिहास, है ना? तो ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के बीच की कड़ी है मध्यकाल। और भारत में जो इस्लाम धर्म है, तुर्क सत्ता का आगमन हो रहा है मध्यकाल से। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब की भूमि। तो निश्चित तौर पर वह ऐसा एहसास हुआ कि भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो लोग हैं, क्षेत्रीय शक्ति, वो काफ़ी कमज़ोर हैं और भारत में उत्तर पश्चिमी प्रांत होकर अफ़गानिस्तान की खैबर और गोमल दर्रा होकर आसानी से आक्रमण किया जा सकता है और उस समय भारत में बहुत अपार धन थी। तो मोहम्मद बिन कासिम के रूप में 1712 ईस्वी में ऐसा कर चुके थे मोहम्मद बिन कासिम, इसलिए यह भारत के राजनीतिक का कमजोरी का उजागर हुआ। कहीं न कहीं भारत की उत्तर पश्चिम में क्षेत्रीय शक्तियाँ कमजोर है, जो जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम को उत्तर पश्चिमी में अभियान में सफलता प्राप्त। परंतु 300 वर्षों तक वो अनुकूल स्थिति नहीं बन पाई, जो भारत के उत्तर पश्चिमी में आक्रमण किया जाए, भारत के पंजाब को जीता जाए और पंजाब को जीतकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी में एक अनुकूल वातावरण बन रहा है। भारत के पंजाब की से सटा हुआ जो अफ़गानिस्तान है, उसमें कई स्वतंत्र शासक बन रहे हैं, जिसमें ताहिर वंश, सफेवी वंश और सामनी वंश प्रमुख हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ताहिर वंश, सफेवी वंश और सामनी वंश। परंतु
इस तीनों में सबसे शक्तिशाली सामनी वंश थे अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में यह ताहिर और सफवी और सामनी वंश स्वतंत्र रूप से काम करने लगे और इस सामनी वंश में कई तुर्क कबीला, गुलाम कबीला कई हजारों की संख्या में इसमें काम करते और इसी सामनी वंश में एक तुर्क कबीला सरदार अलप्तगीन, फिर सुनिएगा, अलप्तगीन यह सेनापति के पद पर था और सेना के पति के पद पर यह सामनी वंश में कार्य कर रहा था अलप्तगीन। और जैसे जैसे सामनी वंश का जो है शक्ति कमजोर होने लगी, अलप्तगीन जो सेनापति है यह स्वतंत्र होकर जो है अफगानिस्तान की धरती पर एक नए वंश की स्थापना करता है और उस वंश का नाम है यामनी वंश, है ना। तो ध्यान दीजिए, अलप्तगीन के द्वारा अफगानिस्तान की धरती पर एक यामनी वंश की स्थापना होती है और ये यामनी वंश ने अफगानिस्तान में गजनी में अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर। तो अफगानिस्तान की धरती पर गजनी एक छोटा सा प्रांत है और वहां पर स्वतंत्र रूप से यामनी वंश की स्थापना कौन कर रहे हैं? एक तुर्क गुलाम अलप्तगीन का, जो सामनी वंश के सेनापति हुआ करते थे। दैट्स ऑल। इसके बाद यह जो एक स्वतंत्र राजा हुए, यामनी वंश के संस्थापक हैं अल्पगीन। इसके बाद गद्दी पर बैठे सुबुत्तीन और सुबुत्तीन ने गजनी के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहा और ऐसा वो सफल भी हुआ। सुबुत्तीन जो है गजनी के आसपास कई क्षेत्रों को जीत लिया, परंतु सुबुत्तीन का जो छोटा लड़का है इस्माइल, वह इस्माइल को गद्दी पर बैठाना चाहता था और सुबुत्तीन के बड़े लड़के का नाम था मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गजनी ने ऐसा नहीं होने दिया। और जैसे सुबुत्तीन की मृत्यु होती है 997 ईस्वी में, मोहम्मद गजनी क्या करता है कि वह इस्माइल शाह जो उसके छोटे भाई हैं उसको बोलता है कि आप बल्ख को ले लीजिए और खुरासन प्रांत को ले लीजिए, लेकिन गजनी की शक्ति पर, गजनी की गद्दी पर, यामनी वंश का मैं राजा बनूंगा। इस्माइल शाह नहीं मानता है, वो अपने छोटे भाई पर चढ़ाई कर देता है और इस्माइल शाह को पराजित करने के बाद गजनी की जो यामनी गजनी प्रांत है उसकी उस जगह पर मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? मोहम्मद गजनी। तो मैं कह सकता हूं कि यामनी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है अफगानिस्तान की धरती पर, वो मोहम्मद गजनी ही माने जाते हैं, है ना। अब मोहम्मद गजनी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि गजनी प्रांत में अर्थव्यवस्था कमजोर है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था स्थिति कमजोर है। तो सुखी संपन्न प्रांत कौन है? भारत है। भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत होकर आक्रमण किया जा सकता है, भारत के धन को लूटा जा सकता है और भारत के धन के बल पर गजनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। That's all. तो निश्चित तौर पर यही एक सपना मोहम्मद गजनी देखे और वो उनका उद्देश्य बनाए कि हमको भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं करना है, भारत के धन को लूट कर ले जाना है और गजनी की अर्थव्यवस्था मजबूत। और भारत की जो धन हुआ करती थी उस समय मंदिर में हुआ करती थी, मंदिर से हजारों गांव की जीविका चलती थी, हजारों लोग मंदिर में काम करते थे और उस गांव में अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु हमारा मंदिर था। तो मोहम्मद गजनी का उद्देश्य हुआ और यही कारण मोहम्मद गजनी 1000 और 1001 में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत से पेशावर पर आक्रमण करता है और पेशावर पर जैसे आक्रमण करता है, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एक शक्तिशाली हिंदू राजा जयपाल है ना। तो जयपाल 10,000 से विशाल सेना को लेकर मोहम्मद गजनी से वीरता पूर्वक लड़ता है। इतनी घमासान युद्ध होती है कि हम किसी भी तुर्क मुस्लिम सत्ता को भारत में इन नहीं करने देंगे और उसमें बेचारा की हार होती है जयपाल की और अंत में वो चिता में आत्मदाह कर लेता है शर्म शर्म के मारे। एक राजपूत योद्धा थे, आन बान की शान की लड़ाई लड़ते थे
तो जयपाल आत्मचिता में दाह कर लेता है 1000 ईस्वी और पेशावर को जीत लेता है मोहम्मद गजनी। इसके बाद 1003 में भेरा पर आक्रमण करता है झेलम नदी होकर मोहम्मद गजनी, और झेरा जो भेरा भी है उसको भी जीत लेता है। अब चूंकि जयपाल की मृत्यु हो गई तो उसका बड़ा जो लड़का है तिरुचन पाल है, और 1006 ईस्वी में फ्रेंड्स 1006 ईस्वी में मुल्तान पर चढ़ाई करता है मोहम्मद गजनी। और मुल्तान पर दाऊद जो है मुस्लिम का शासन था, जो त्रिचन पाल के मित्र हुआ करते थे। तो त्रिचन पाल बहुत सारे ग्वालियर हो, अजमेर हो, बहुत सारे कन्नौज हो, भारत की जितनी राजपूताना शक्ति थी सबको एकजुट किया कि वो अब समय आ चुका है कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो यह जो मुस्लिम तुर्क सत्ता है भारत पर हावी हो जाएगी और हमारी सत्ता चली जाएगी। और वो बहुत वीरता पूर्वक लड़ता है त्रिलोचन पाल, है ना, मोहम्मद गजनी से। कई हजार सेना उसकी होती है, मोहम्मद गजनी से विशाल सेना होती है, पूरा राजपूत एकजुट हो जाते हैं। फिर भी मोहम्मद गजनी की छोटी सेना जो है इस त्रिलोचन पाल को मुल्तान की धरती पर हरा दी, है ना। इसके बाद मोहम्मद गजनी की स्थिति मजबूत होती जा रही है, एक पर एक युद्ध को वो जीतते जा रहे हैं। इसके बाद वह थानेश्वर को जीतते हुए 10,014 में थानेश्वर को जीतते हुए कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण कर देता है मोहम्मद गजनी। 10,016 में 17 में वो कन्नौज और मथुरा को भी जीत लेता है। अब बात हुई, मोहम्मद गजनी को पता लगा कि भारत की सबसे ज्यादा जो है संपत्ति सोमनाथ मंदिर में है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में है। और वो उद्देश्य बनाता है कि हम सोमनाथ पर चढ़ाई करें। अपनी 30,000 और 40,000 घुड़सवार सेना को लेकर भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में खैबर को पार करते हुए वो गुजरात पहुंचता है, और वहां पर भीमदेव प्रथम का शासन था। यह जो सोमनाथ मंदिर है भारत की आत्मा थी, यहाँ पर अपार धन थे, और ये एक ऐसा मंदिर था जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और चारों ओर से किलेबंद की हुई थी, और पत्थर से बना यह अद्भुत मंदिर था। लकड़ी का भी इसमें बेमिसाल प्रयोग किया गया था। लकड़ी के 56 खंबे थे और लाखों टन इसमें सोने थे, कई टन हीरे जवाहरात मौजूद थे। और इस मंदिर में 1000 ब्राह्मण रोज पूजा पाठ करते थे, उसकी जीविका चलती थी, और इस मंदिर से कई गांव का भरण पोषण होता था। तो निश्चित तौर पर यह मन बनाता है और आक्रमण करता है, और इतनी भयानक आक्रमण होती है कि कई दिनों तक आक्रमण होता है। 30 से 40 हजार औरत, मर्द, बच्चे मारे जाते हैं। और अंततः यह जो सोमनाथ मंदिर है इसमें भगवान भोलेनाथ थे, जब वो देखता है कि गर्भगिरी कहाँ है तो देखता है अद्भुत नजारा मोहम्मद गजनी, भगवान भोलेनाथ, कोई सहारा नहीं है, वो लटके हुए हैं, शिवलिंग लटके हुए है। अद्भुत उसको लगता है, और अंततः वो पता करता है कि कैसे शिवलिंग को तोड़ा जाए, गर्भगृह में कैसे पहुंचा जाए। और अंततः वो पता कर लेता है, और वह शिवलिंग पर आक्रमण करता है, और गर्भगृह को खुदवाते खुदवाते इतना धन को प्राप्त करता है, लगभग 6 टन सोना उसको मिलता है, कई टन हीरा जवाहरात मिलता है। तो काफी खुश हो जाता है, और इस अपार धन को लेकर वो गजनी की ओर प्रस्थान करता है, मोहम्मद गजनी। और ऐसा उसके दरबारी इतिहासकार कहते हैं उतवी, जिन्होंने किताबें यामिनी, तारीख यामिनी पुस्तक की रचना की है, जो है मोहम्मद गजनी के 3 दरबारी कर्मी थे। अलब्रूनी जो किताबे हिंद लिख रहे हैं, शाहनामा का फिरदौसी, है ना, और उतवी का तारीख यामिनी। तो तारीख यामिनी में मोहम्मद गजनी को बूत सिकन कहा गया है। क्या कहा गया है? बूत सिकन। और बूत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, है ना। तो यूथवी बताते हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि भारत की मूर्ति को तोड़ा जाए, मंदिर को तोड़ा जाए। और यही कारण है कि मोहम्मद गजनी बूत सिकन की उपाधि को धारण की है उतवी के अनुसार। और इसके जो दरबारी कवि हैं अलबुरुनी, किताब हिंद लिखे हैं,
और उस समय की भारत की भौगोलिक स्थिति को वो दर्शा रहे हैं। और शाहनामा का जो फिरदौसी है, उसमें ईरान के जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए, उसकी वंशावली भी है और गजनी के बारे में भी। इसके बाद वो अपार धन को ले जाता है, लेकिन रास्ते में वो बीमार पड़ जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण क्योंकि बाबा भोले के अद्भुत चमत्कार हुए, वो रास्ते में गंभीर बीमार पड़ जाता है। उसको मलेरिया रोग होती है और कुछ दिनों के बाद ही गजनी ऐसे प्रांत में वो उसकी मृत्यु हो जाती है इस रोग से। दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी कहानी को बताया हूँ और मेरी वाणी को बहुत ही आप गंभीरतापूर्वक लेते हैं सभी बच्चे, क्योंकि मैं बिल्कुल कहानी के तौर पर एक-एक बात को आपको बता पा रहा हूँ। वो आप ही की शक्ति है, ऊपर वाले की शक्ति है, जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर इसके लाभ को लीजिए, अपने धैर्य को बरकरार रखें, क्योंकि आप अगर सफल होके बीपीएससी में एक अच्छे अधिकारी बनकर कहीं जाएँगे, तो एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी जो सोचे हुए कार्य है, उसमें कर पाएँगे और वो भारत में आने की आपकी मकसद पूरी हो जाएगी और मैं इस पर आपको आशीर्वाद बार-बार देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी और वीडियो को यहीं विराम देता हूँ।